नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में बैठक होने वाली है शरद पवार के आवास पर। उस बैठक का मतलब क्या है, क्योंकि उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बुजुर्ग नेता की बात करें तो शरद पवार ही है। बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, उसमें मुख्य तौर पर अब जदयू की बात करिए तो ललन सिंह है, आरजेडी की बात कीजिए तो तेजस्वी है, आप पार्टी की बात करिए तो उनका सांसद है, इसी तरीके से ममता बनर्जी की बात करिए तो उनका भतीजा है। ये लोग उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। तो आखिर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का तब निर्णय कौन लेगा कि कितने कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या निर्णय क्या होगा, सहमति कैसे बनेगी। स्वाभाविक तौर पर तमाम पार्टी के तो बड़े नेता उस बैठक में बैठ नहीं रहे हैं। कांग्रेस के भी न राष्ट्रीय अध्यक्ष है न राहुल है, तो फिर सहमति कैसे बनेगी। तो सहमति जैसे भी बने, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि सीट को लेकर 1-to-1 कैसे तय हो, इसको लेकर मोटा मोटी तौर पे जो मुंबई में बैठक हुई थी वो तय हो गया है। और शरद पवार की जिम्मेवारी है कि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को शरद पवार दूर करेंगे। मतलब एक बड़े अभिभावक के तौर पर शरद पवार को की मान्यता सभी लोगों ने दे दी है। कांग्रेस ने भी अपना अधिकार दे दिया है, केजरीवाल ने भी अपना अधिकार दे दिया है, नीतीश लालू ने भी अपना अधिकार दे दिया है, ममता बनर्जी ने भी अपना अधिकार दे दिया है, स्टालिन ने भी अपना अधिकार दे दिया है। मतलब तमाम जो टीम इंडिया के लोग हैं, अखिलेश सहित हर किसी ने शरद पवार के अभिभावकत्व में जो निर्णय होगा वो मानने के लिए एक पॉलिसी डिसीजन हो चुका है। और ये बड़ी बात है। मतलब जहां कहीं भी जिच है तो शरद पवार उसका समाधान, बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन लड़ाई 1-to-1 होगी। तो इस बैठक के ठीक पहले लालू यादव की प्रतिक्रिया आई है और समझते हैं कि लालू यादव की प्रतिक्रिया आने का मतलब है कि जो चीजें आप राजनीति समझ रहे हैं उसकी कुछ न कुछ झलक वो जरूर दिखा देते हैं। तो जरा सुनिए कि लालू यादव क्या कर रहे हैं। दर्शन बाकी है, जाएंगे, उसके बाद से युद्ध के मैदान में हम लोग खुद जाएंगे। और इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने, 28 पार्टी के लोगों ने, उसके काम को अब शुरू करेंगे। उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव और लोग जो दूसरे पार्टी के हैं वो जा रहे हैं वहाँ। तो आपने सुना, बैठक दिल्ली में होनी है और वो भी शरद पवार के आवास पर होनी है। 2 दिनों तक बैठक चलेगी, 13 और 14। और बैठक में सिर्फ और सिर्फ सीट पर तालमेल को लेकर बैठक होगी। मतलब एजेंडा पहले से तय है। तो आखिर उस तय एजेंडे पर बैठक क्या होनी है। तो बैठक में जो एक मोटे मोटे तौर पर जो बातें सामने आई है, बिहार, बंगाल और झारखंड में तो सब कुछ तय हो चुका है। नीतीश की जिम्मेवारी थी बिहार झारखंड को लेकर, उसने अपने खाका तैयार करके लालू यादव से मिलकर उन्होंने शरद पवार तक अपनी बात पहुंचा दी। उस खाके पर हेमंत सोरेन भी सहमत है, नीतीश कुमार भी सहमत है। मतलब 54 जो सीट है बिहार झारखंड पर, उसको लेकर मोटा मोटी तौर पर सहमति बन गई पूरी तौर पर। उसमें झारखंड के 2 सीट पर एक जदयू और एक आरजेडी चुनाव लड़ सकता है। ये भी सैद्धांतिक तौर पर इस पर भी सहमति बन गई है। बिहार में बराबरी, जदयू और आरजेडी के बीच बराबरी सीटों पर लड़ाई होगी। मतलब साथ लड़ेंगे, दोनों को बराबर सीट मिलेगा। कांग्रेस 6 और 8 के बीच
चल रहा है। अब देखिए जो भी इसमें निर्णय होता है, लेकिन सब कुछ बैठक में लगभग तय हो चुका है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी के बीच मोटा मोटी तौर पे सहमति बन गया है। और इस चुनाव में, उपचुनाव में जो चीजें सामने आई है, उसके बाद भी ये साफ दिख गया है कि गोदावरी का जो इलाका है, मतलब जो बीजेपी का डेंस वाला इलाका है, उन इलाकों में ममता बनर्जी अभी हराने में सक्षम है। ये उपचुनाव में बात सामने आ गई। सीपीएम के वोटर ने सीपीएम को नकार दिया, जमानत तक जब्त हो गया उनके प्रत्याशी। मतलब वहां अब साफ हो गया कि उसके लिए अब कोई स्पेस उस इलाके में नहीं बचा है। तो वो सारे इलाके में ममता लड़ेगी और कांग्रेस और उनके साथ ये मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। ये सहमति बन चुकी है। एक और बात की जो सहमति बनी है कि जो भी गठबंधन हो बंगाल में भी, उसमें कहीं से भी ये ना दिखे कि ममता दीदी बड़ी बहन की भूमिका में, या कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, या सीपीएम को नजरअंदाज किया गया, ये मैसेज नहीं जाए। मतलब इस तरीके से गठबंधन बने जो गठबंधन में लगे कि हाँ सब लोगों की सहभागिता है, तभी जो है अल्पसंख्यकों का वोट का डिवीजन नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने इसी बात को लेकर है कि अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा नहीं हो। साथ ही कांग्रेस का भी जो एक आधार वोट है, या सीपीएम का भी जो आधार वोट है, जिन वोटों का कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ने की वजह से ही बीजेपी वहां इस स्थिति में पहुंची है, वो कैसे लौटे, क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखी है, वो कैसे लौटे इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन इन सब चर्चा के बीच ममता बनर्जी की भतीजा ने यह भी कह दिया है कि 13 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पहले से तय थी और उसी दिन अब ईडी मुझे बुला रहा है। मतलब उस बैठक से पहले खेला शुरू हो गया है। मतलब अभिषेक बनर्जी को ईडी तलब कर दिया है और आने वाले सब तारीख 13 और 14 में तो विभक्त है, 1-2 दिन के अंदर और लोगों को ईडी और सीबीआई तलब कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब बैठक होती है टीम इंडिया की तो कुछ न कुछ उलट पुलट तो जरूर होता है। देख ही रहे हैं। अब देखिए उलट पुलट क्या बात महाराष्ट्र की करिए, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कसमकस वाली स्थिति महाराष्ट्र में है। लेकिन उद्धव ठाकरे का बयान जिस तरीके से आया है, कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन को लेकर गंभीरता दिखा रही है, वैसे में बीच का रास्ता शरद पवार निकालेंगे ये साफ दिख रहा है, क्योंकि शरद पवार को ही सबों ने गार्जियन मान लिया है। कर्नाटक में कोई समस्या ही नहीं है, कांग्रेस, बाकी राज्यों में तो कांग्रेस 194 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जहां दूर दूर तक कोई विपक्ष नहीं है। हाँ, शरद पवार ही कहने वाले हैं कि मायावती का अब स्पेस नहीं है, लेकिन कहने के बावजूद भी देखिए नेता जब कोई बयान देता है ना, तो ये तय मानिए कि उस बयान का उल्टा भी कुछ चल रहा है। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से कहा गया कि भाग गई, देख लीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में किस मजबूती से वो देख रहे हैं, वो अपने भतीजा को अपना कमान दे दिया उन्होंने। ये चीजें कम बड़ी बात थोड़ी है। और उसी तरीके से मायावती को लेकर भी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि मायावती ने देख लिया कि जिस तरीके से वहां पे आप खेल कर रहे थे यूपी में, घोसी के उपचुनाव में वो साफ सामने आ गया कि वहां चीजें नहीं अब आपकी चल रही है। आपके कहने के बावजूद भी लोग वोट देने के लिए बाहर निकले और दलित के अधिक वोट, दलितों का वोट पहली बार इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखा है घोसी में। और घोसी का चुनाव परिणाम जो इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से वहां पर लड़ाई लड़ा था, वो रिजल्ट भी कहीं न कहीं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में प्रमुखता से एक विषय मजबूती के साथ उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अति पिछड़ा की जो राजनीति के सहारे योगी जो बिहार में नीतीश मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं, बिहार के नीतीश मॉडल का, उस मॉडल का काट क्या हो सकता है, वो घोसी के उपचुनाव से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। तो वो भी एक होगा कि यूपी में किस तरीके से गठबंधन बनाया जाए। चौधरी भी सम्मानजनक सीटें चाह रही हैं, उसमें मुसलमान और जाट के बीच जो आपसी द्वंद्व है उसको कैसे कम किया जाए, उस स्थिति में मुसलमानों को कितना कम से कम टिकट दिया जाए, ये सारी चीजें हैं जिन चीजों पर पहले से बातचीत हो चुकी है। और अब शरद पवार
को ये जिम्मेवारी दी गई है। और समझ सकते हैं कि जिस तरीके की कंट्राडिक्शन पूरे देश में है, कंट्राडिक्शन तो है ही ना, एक दूसरे को लेकर बहुत सारी चीजें चली आ रही है, तो ये सारी जो कंट्राडिक्शन है, उस कंट्राडिक्शन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सके, इसके तो मास्टर रहे हैं शरद पवार। अगाध अनुभव भी रहा है उनके पास, और कोई भी ऐसा नेता इस वक्त देश स्तर पर नहीं है जो शरद पवार के निर्णय पर सवाल खड़ा कर दे, क्योंकि इसलिए उनको सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है, उस कमेटी के अगुवा के रूप में, मतलब बॉस के रूप में उनको जगह दी गई। उस कमेटी को शरद पवार ही प्रेजाइड करेंगे। ये भी चीजें आज स्पष्ट हो गई, जिस तरीके से शरद पवार ने अपने आवास पर बैठक बुलाने की बात कही है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के बाद बीजेपी की जो बेचैनी है वो दिखना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि 13 और 14 को जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक से ठीक पहले टीम इंडिया पर किस तरीके का हमला होता है। हमला मतलब ये कि हर बैठक से पहले कुछ न कुछ नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई है। वो मुंबई बैठक हुई तो नैरेटिव चला दिया उन्होंने, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, पूरी मीडिया पूरा अटेंशन बदलने की कोशिश हुई। इसी तरह से बेंगलुरु में बैठक शुरू हुई तो वहाँ एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री बुला दिए, वहाँ नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई। पहली बैठक हुई तो पहली बैठक के बाद एक अलग तरीके की नैरेटिव ईडी और सीबीआई की छापामारी उन्होंने शुरू करवा दिया बैठक से ठीक पहले। तो ये सारी चीजें चली आ रही हैं। इन सब के बीच अब देखना यह है कि 13 और 14 को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक का परिणाम क्या सामने आता है। वैसे कहा यह जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर लगभग 475 सीटें ऐसी हैं जहां किसी भी तरीके का कोई भी जिच नहीं है। बाकी जो सीटें हैं, खास करके आपको लेकर कि आप जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, आप और कांग्रेस का क्या कोऑर्डिनेशन होता है, इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने मात्र 10-10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुप हो गई है। मतलब कहीं न कहीं इस बैठक में राज्य के चुनाव को लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं, ऐसी संकेत अब दिखने लगे। देखिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की घेराबंदी टीम इंडिया के द्वारा की जा रही है, 2024 का चुनाव वॉक ओवर तो नहीं होने वाला है, ये साफ दिखने लगा है।